यूं तो दुनिया में कई तरह के मिरेकल्स हैं और हम सभी उन मिरेकल्स के बारे में पढ़कर, सुनकर उनके बारे में और जानने की इच्छा रखते हैं। पर एक सबसे बड़ा मिरेकल शायद हमारा खुद का ब्रेन है। इसी ब्रेन के जरिए हम तमाम चीजों पर रिसर्च करते हैं, पर कई बार हम अपने ही ब्रेन की कद्र नहीं करते। हम ये जानते ही नहीं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है और हर काम करने में हमारे ब्रेन के कितने अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। तो बात जब ब्रेन की हो रही है तो आज की ऑडियो बुक समरी भी इसी से रिलेटेड है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा और मैं हूं एक गिगलर। गीगल की तरफ से एक नई ऑडियो बुक समरी लेकर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। गीगल ऐप पर आप ग्रेट आइडियाज ग्रेट लाइफ के द्वारा बनाई गई ऑडियो बुक समरीज को पढ़ते हैं, सुनते हैं और लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की ऑडियो बुक समरी है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। डॉक्टर जॉन मेडिना एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, प्रोफेसर और ऑथर हैं। वो टेलरिस रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ध्यान फोकस किया है। मेडिना एक बेहतरीन टीचर रहे हैं, जिन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। उन्होंने साइकोलॉजी के बारे में 10 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। आज की ऑडियो बुक समरी में आप ब्रेन के रूल्स को जानेंगे, जो आपके ब्रेन की पूरी पोटेंशियल को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही आप सीखेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रॉन्ग और अलर्ट कैसे बने रहें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ब्रेन रूल्स बाय डॉक्टर जॉन मेडिना। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? ये शब्दों और नंबर्स को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं, तब भी आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं, या कितनी तेजी से किसी भीड़ में भी आप अपने दोस्त या जाना पहचाना चेहरा पहचान लेते हैं? ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। ये कितने आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे बनाए रख सकते हैं। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है। इस बुक के जरिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर्स की ओर। एक्सरसाइज। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। हमारे जो पूर्वज थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो अलग अलग जगह जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाती थी, जंगली जानवर हमला कर देते थे, या मौसम हमेशा बदलता रहता था। ऐसी कंडीशन का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहने से ब्रेन को तेजी से डेवलप होने में मदद मिली। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पूर्वजों की तुलना में हमारी लाइफस्टाइल और रहन सहन बिल्कुल अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफर तय कर लेते हैं। कई तरह की मशीन ने हमारा काम आसान बना दिया है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, हमारी लाइफस्टाइल का इस पर गहरा असर होता है। अगर आप एक सुस्त जीवन जीते हैं यानी इनएक्टिव हैं और आपने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाई है तो आप 75 के होने के बाद भी चुस्त और फुर्तीले बने रहेंगे। एक्सरसाइज करने के बहुत फायदे होते हैं। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। यह आपको फिजिकली और मेंटली परफेक्ट शेप में बनाए रखता है। कई स्टडीज ने यह साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाते हैं वो मेमोरी, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर में सुस्त लोगों की तुलना में काफी आगे होते हैं। अगर आप भी आलसी और सुस्त हैं तो उदास ना हो, क्योंकि रिसर्च करने वालों ने गौर किया तो पाया कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद इनएक्टिव लोगों की मेंटल एबिलिटी में काफी इंप्रूवमेंट होने लगा था। 4 महीनों में उन्होंने बहुत प्रोग्रेस दिखाई थी। एक्सरसाइज बुढ़ापे में होने वाली बीमारियों के रिस्क को भी कम करता है। यह आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन, डोपामिन
और नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज करता है। जैक ललेन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल हैं कि एक्सरसाइज ब्रेन की पावर को कैसे बूस्ट करता है। 70 साल की उम्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर से क्वींसवे ब्रिज तक 70 बोट, जिसमें एक एक आदमी सवार था, उसे खींचकर सबको चकित कर दिया था। जैक के पीछे 70 बोट बंधी थीं और उन्होंने 1.5 मील की दूरी तय की। स्ट्रॉन्ग बॉडी के अलावा उस उम्र में भी जैक मेंटली फिट थे। उनका माइंड और बॉडी एक 20 साल के नौजवान जैसा था। अब आइए जिम और फ्रैंक को एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जिन्होंने एक्टिव और इनएक्टिव लाइफस्टाइल को अपनाया था। जिम वृद्धाश्रम में रहते थे। वो ज्यादा चलते फिरते नहीं थे, बस टीवी के सामने बैठे रहते थे। वो काफी दुखी थे और अक्सर बिना किसी कारण से रोने लगते। दूसरी ओर फ्रैंक फिजिकली और मेंटली एक्टिव थे। वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते। असल में फ्रैंक एक आर्किटेक्ट थे, जिन्होंने 90 साल की उम्र में एक म्यूजियम बनाने का काम पूरा किया था। फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ वो अपनी जिंदगी से खुश भी थे। आपको क्या लगता है, इस फर्क का कारण क्या था? जब आप खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे होते हैं, लेकिन जहां आपने खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्यालात घर करने लगते हैं और आपको नेगेटिव विचारों से भर देते हैं, जो आपके दुख और तकलीफ का कारण बनता है, जैसा कि जिम के साथ हुआ था। कई लोग हैं जो जिम की तरह सुस्त और इनएक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए अब भी उम्मीद बची है। हर रोज सिर्फ 20 मिनट की एक्सरसाइज भी आपके हेल्थ और मूड में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। सर्वाइवल रूल नंबर 2, द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड टू। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं, बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो कला है जो हमें जानवरों से अलग बनाती है। ये उन चीजों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है। इसीलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फाबेट आई है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर आगे कोई खतरा है तो हमें सावधान करने में मदद की है। ये तो शुक्र है कि समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुए और कुछ ऐसे सिंबल बन गए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। जैसे रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, थम्स अप का मतलब है ओके वगैरह। हम कई फील्ड में जैसे लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री में भी सिंबॉलिक रीजनिंग को यूज करते हैं। हमने अपने कल्चर को इस यूनिक एबिलिटी में ढाला है। हमारे पवित्र ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और दिग्गजों के बारे में सोचिए। इंसानों ने सिंबॉलिक रीजनिंग की मदद से धर्म और कॉरपोरेशन को बनाया। जानवर ये सब कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमजोर पूर्वजों को हटा दिया और ज्यादा मजबूत लोगों का जीन्स अगली पीढ़ी में चला गया। फिर भी हिस्ट्री ने इसे अनदेखा कर दिया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी से धरती पर जिंदगी की शुरुआत की थी, तो आज आबादी 7 अरब तक कैसे पहुंच गई? तो इसका जवाब है बदलाव। इससे लड़ने के बजाय हमने बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। स्मिथसोनियन म्यूजियम में ह्यूमन ओरिजिन्स के डायरेक्टर रिचर्ड पॉट्स इस थ्योरी को वेरिएबिलिटी सिलेक्शन थ्योरी कहते हैं। ये थ्योरी बताती है कि हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहला, हम जब गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं, और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमारे पूर्वजों को बिना किसी मदद के तेजी से बदलती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उन्हें बताने या सिखाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने खुद सब कुछ झेला और आगे बढ़ते रहे। एक और चीज जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है बायपेडलिज्म। ये वो एबिलिटी है जो हमें 2 पैरों पर चलने और हाथों को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता देती है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान फोकस करने और नेचुरल सेंस या इंट्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। ये कहानी है 25 साल के फिनीज गेज की। वो रेल रोड कंस्ट्रक्शन टीम का हेड था। गेज का परिवार और उसके साथी उसे मजाकिया, स्मार्ट और मेहनती लड़के के रूप में याद करते हैं।
एक दिन काम के दौरान गेज एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। वो चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन धमाका समय से पहले हो गया। 3 फुट लंबा स्टील का रॉड सीधे गेज के ब्रेन के सेंटर में घुस गया। इसने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि गेज की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना ने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। हंसता मुस्कुराता गेज अब चिड़चिड़ा, गुस्सैल और झगड़ालू हो गया था। कुछ सालों बाद मिर्गी के दौरों की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। अटेंशन। रूल नंबर 3, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमें चीजों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन देने की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा ध्यान किसी चीज पर देते हैं, उतना ही ज्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल जरूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बनाकर रखा जाए। बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान भटकाती हैं। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और तभी आपका कुत्ता आपके साथ खेलने लगता है या आसपास से कई गाड़ियां गुजरती हैं वगैरह। जहां भी हमारा ध्यान होता है, मेमोरी वहां अपना असर डालती है। गन्स, जर्म्स एंड स्टील बुक के ऑथर जेरेड डायमंड ने न्यू गिनी के जंगल में अपनी ट्रिप और वहां के रहने वाले देसी न्यू गिनी के लोगों के साथ बिताए हुए समय का एक्सपीरियंस शेयर किया। वहां के लोग वातावरण में बदलाव को नोटिस करने में, किसी निशान का पीछा करने में और घर वापस लौटने के तरीके खोजने में माहिर थे। जेरेड जिस शहर में रहते थे, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और जिस कल्चर में हम पले बढ़े होते हैं। जरा सोचिए कि एक न्यू गिनी का बच्चा जिसका जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो जिंदा रहने के उन टेक्निक्स को कभी जान पाएगा जिसके बारे में उसके पूर्वज जानते थे? इंटरेस्ट का भी अटेंशन के साथ एक कनेक्शन होता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स इस प्रिंसिपल का फायदा उठाते हैं। अपने एडवर्टीजमेंट में वो हमेशा कुछ नया, यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब सौजा टकीला के प्रिंट एड को ही ले लीजिए। 20 की उम्र के लोग जो पार्टी कर रहे हैं, उसके बजाय उन्होंने एक दाढ़ी वाले बूढ़े की पिक्चर लगाई थी जिसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर बड़ी शरारती हंसी छाई हुई थी। बूढ़े के मुंह में बस एक दांत था, उसके ऊपर लिखा था, इस आदमी के दांत में बस एक छेद है। नीचे लिखा था, लाइफ हार्ड है लेकिन आपका टकीला नहीं होना चाहिए। इस एड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया क्योंकि इसकी पिक्चर इतनी यूनिक और हटकर थी और इसमें लिखे लाइन में ह्यूमर था। जानकारी या अवेयरनेस भी अटेंशन पर असर डालती है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और ऑथर डॉक्टर ओलिवर सैक्स की बुक द मैन हु मिस्टूक हिज वाइफ फॉर अ हैट में डॉक्टर ओलिवर के पास एक पेशेंट आई जिन्हें खतरनाक स्ट्रोक हुआ था। उनके ब्रेन का पिछला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया था। इसका असर यह हुआ कि वो अपनी बॉडी के लेफ्ट हिस्से में न कुछ महसूस कर सकती थी और न लेफ्ट आंख से कुछ देख सकती थी। उनके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता नहीं चलता था, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। इस हादसे के बाद जब भी वो मेकअप यूज करती तो सिर्फ चेहरे के राइट साइड में करती। जब वो खाती तो अपनी प्लेट का राइट साइड का हिस्सा ही खाती। वो अक्सर नर्स से शिकायत भी करती कि उन्हें खाने में कभी कुछ मीठा क्यों नहीं दिया जाता। नर्स उन्हें कहती कि अगर वो अपने लेफ्ट साइड में देखेंगी तो उन्हें मिठाई जरूर दिखाई देगी। मिठाई तो हमेशा वहां रखी होती थी, बस उन्हें इस बारे में पता नहीं चलता था। शॉर्ट टर्म मेमोरी। रूल नंबर 4, रिपीट टू रिमेंबर। आपकी मेमोरी आपको जिंदा रहने में मदद करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज से एलर्जी है, तो आप वही चीज बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपेरिमेंट कर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2303 अल्फाबेट वाले बेतुके शब्द बनाए, जैसे ZUG, REN, TAZ, और उन्हें याद रखने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती हैं, जबकि कुछ जिंदगी भर के लिए याद रह जाती हैं। एबिंगहॉस ने बताया कि एक मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता था।
जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो मेमोरी उतने लंबे समय तक बनी रहेगी। एबिंगहॉस के काम के कारण इस सब्जेक्ट पर और भी स्टडी की गई। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की जरूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उसे रोज रिपीट करते हैं तो। लेकिन अगर आप एग्जाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद रखने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते हैं कि थोड़ी इंफॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज्यादा असरदार ब्रेक लेकर छोटे छोटे पोर्शन को याद करना होता है। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है? क्या आप बाइक चलाना जानते हैं? जब आप अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं तो आपने पिछली बार जब अपने कार्ड को देखा था या आखिरी बार जब अपना नंबर लिखा था तो आप उस इमेज को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप कई सालों बाद दोबारा अपनी बाइक चलाते हैं तब आप ऐसा नहीं करते। आप हर स्टेप याद नहीं करते, जैसे हैंडल को पकड़ना, सीट पर बैठना और पेडल पर पैर रखना आदि। आपको ये सब करने में ज्यादा सोचना या याद नहीं करना पड़ता। हम अवेयरनेस के होने या ना होने के बेसिस पर दो तरह की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती है जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है या हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं। इस तरह की मेमोरी को अवेयरनेस की जरूरत होती है। दूसरी ओर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी है जो आप अपने आप यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे जूते की रस्सी बांधना, अपने दांत ब्रश करना या बाइक चलाना। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मोटर स्किल्स हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस का हिस्सा नहीं होता है। हर सुबह आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी रूटीन का सारा काम करते हैं। आपको दांत ब्रश करने के लिए या जूते बांधने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि अगर आपने कई सालों से बाइक नहीं चलाई है या गिटार नहीं बजाया है तब भी आपके मसल्स को याद होगा कि उस काम को कैसे करना है। HM 9 साल के थे जब वो साइकिल से गिर गए थे। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें बीच बीच में दौरे पड़ने लगे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी हालत खराब होती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब हफ्ते में एक बार HM बेहोश होकर गिरने लगे। 30 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो कोई भी काम करने में सक्षम नहीं रहे, यहां तक कि वो अपने घर में भी सेफ नहीं थे। उनकी इस हालत को देखकर उनका परिवार उन्हें एक नामी ग्रामी न्यूरोसर्जन विलियम स्कोविल के पास ले गए। स्कोविल ने बताया कि HM के ब्रेन में टेम्पोरल लोब प्रॉब्लम थी। ये हमारे दोनों कान के ऊपर ब्रेन का हिस्सा होता है। स्कोविल ने उसके ब्रेन के लेफ्ट और राइट टेम्पोरल लोब को निकाला। इससे HM के दौरे तो कम हो गए, लेकिन उसने शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलने की एबिलिटी खो दी थी। सर्जरी के बाद HM लंबे समय तक कुछ भी याद नहीं रख पाते थे। समय गुजरने के साथ एक वक्त ऐसा भी आया जब HM आईने में खुद को पहचान भी नहीं पाए। उनका चेहरा बूढ़ा हो गया था। ये सर्जरी के पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। HM को पता नहीं था कि उनकी उम्र कितनी थी। वो कोई भी नया नाम, चेहरा, गाना या शब्द याद नहीं रख पाते थे। उनकी मेमोरी इतनी कम हो गई थी कि किसी से मिलने के बाद अगर वो मुड़ जाते थे तब भी वो शख्स को भूल जाते। HM सालों तक रिसर्च का सब्जेक्ट बने रहे। वो सभी साइंटिस्ट के साथ हंसमुख और मिलनसार तरीके से पेश आते। वो कभी किसी टेस्ट के कारण थके नहीं, क्योंकि उनके लिए हर एक्सपीरियंस नया था। 82 की उम्र में सांस की प्रॉब्लम की वजह से HM की मृत्यु हुई। लॉन्ग टर्म मेमोरी रूल नंबर 5, रिमेंबर टू रिपीट। जैसा कि नाम से पता चलता है, शॉर्ट टर्म की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। साइंटिस्ट एलन बैडले के अनुसार इसमें 3 फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला है ऑडिटरी, दूसरा है विजुअल और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज्यादा सटीक शब्द वर्किंग मेमोरी है। ऑडिटरी फैक्टर हमारे द्वारा सुने गए शब्दों के लिए दिया गया है। विजुअल फैक्टर उस इमेज के लिए जिम्मेदार है जो हम देखते हैं और हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीजों का ट्रैक बनाए रखता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। मिगेल नसडोर्फ जाने माने चेस प्लेयर थे। जब वो एक कंपटीशन के लिए अर्जेंटीना में थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। मिगेल के परिवार को बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे, मिगेल ने 11 घंटे में चेस के 45 यानी कि 45 गेम खेले
उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि उनके परिवार का कोई मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। 11 घंटों तक बिना रुके चेस खेलना अपने आप में हैरान करने वाला था। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात थी, जो ये थी कि मिगेल आंखों पर पट्टी बांधकर ये सभी गेम खेल रहे थे। इस बात पर ध्यान दें कि गेम की शुरुआत में चेस के बोर्ड पर हर पीस के लिए एक जगह फिक्स होती है। मिगेल ने सबसे पहले ऑडियो फैक्टर का इस्तेमाल करते हुए गेम खेला। जब सामने वाला प्लेयर अपनी चाल चल देता तो मिगेल उससे पूछते कि उसने कौन सा पीस बढ़ाया है और उसके हिसाब से अपनी चाल चलते। उसके बाद उन्होंने विजुअल फैक्टर का इस्तेमाल कर अपने ब्रेन में इमेज बनाई कि चेस बोर्ड पर हर पीस कैसे चलता है। इसीलिए वो आंखें बंद रखते हुए भी गेम आसानी से जीत सकते थे। अंत में मिगेल ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव फैक्टर का इस्तेमाल एक गेम को दूसरे गेम से अलग करने के लिए किया। मतलब जब एक गेम खत्म हो जाता तो वो अपनी मेंटल इमेज को दोबारा गेम के शुरुआती सेटिंग पर सेट कर लेते। जैसा कि एबिंगहॉस ने कहा कि अगर आप बीच बीच में अपनी इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करेंगे और उसे दूसरे जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो आप जल्द ही उसके बारे में भूल जाएंगे। इस प्रोसेस को कंसोलिडेशन कहा जाता है। इस तरह हम अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलते हैं। आसान शब्दों में कंसोलिडेशन का मतलब है रिपीट करना और जोड़ना। अगर आप सच में कुछ याद रखना चाहते हैं तो आपको उसे बार बार रिपीट करना होगा। इसका मंत्र है रिपीट करें और कनेक्ट करें। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी बचपन की यादें भी उतनी सटीक नहीं है जितना आप सोचते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है आपकी मेमोरी में किसी भी घटना की डिटेल्स मिटने लगती हैं और इसीलिए ब्रेन नई बातें उस घटना में जोड़ने लगता है। आपका ब्रेन दुनिया में आपके द्वारा एक्सपीरियंस की गई हर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर ले लेता है। इसीलिए यह आपकी पुरानी यादों को नई यादों के साथ जोड़ने की टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इससे ब्रेन को हर चीज का मतलब समझने में आसानी होती है। जैसे मान लीजिए कि 8 साल की उम्र में आपने बीच पर अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा समय बिताया। 10 साल की उम्र तक आप उस दिन की डिटेल को बिल्कुल सटीक तरह से याद रख पाएंगे। हो सकता है कि आपने अपनी डायरी में उस दिन के बारे में लिखा भी हो। लेकिन अगर आप 30 साल बाद उस डायरी को पढ़ेंगे तो उस दिन की मेमोरी वैसी नहीं होगी जो डायरी लिखते वक्त थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके नए एक्सपीरियंस उस खुशनुमा मेमोरी पर अपना असर डालते हैं, जिस वजह से उसकी डिटेल मिटने लगती है। जिन बातों को हम बार बार याद नहीं करते वो बातें ब्रेन अपने आप डिलीट करने लगता है। स्लीप रूल नंबर 6, स्लीप वेल, थिंक वेल। अक्सर नींद की कमी की वजह से आप जो बदलाव महसूस करते हैं उस वजह से आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं और आप इसमें गलत नहीं हैं। स्टडी ने बार बार इस बात को साबित किया है कि नींद की कमी आपकी बॉडी को गंभीर नुकसान पहुंचाती है। हम बिना रुके या बिना नींद लिए लगातार काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में जागने और सोने का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। जागना और सोना हमारे बॉडी के अंदर चल रही एक लड़ाई के रूप में बताया गया है। ये लड़ाई प्रोसेस सी और प्रोसेस एस के बीच में है। प्रोसेस सी उन हार्मोन्स और केमिकल से बना हुआ है जो आपको जगाए रखने का काम करते हैं। दूसरी ओर प्रोसेस एस उन हार्मोन्स और केमिकल से बना है जिनका काम है आपको सुलाना। इस लड़ाई में जो प्रोसेस ज्यादा हावी होता है उसके हारने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जितने लंबे समय तक जागते रहेंगे उतनी ही आपको ज्यादा नींद आने लगेगी, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत थक चुकी होती है। यहां तक कि दोपहर में झपकी लेना भी रिसर्च करने वालों के द्वारा हेल्दी माना गया है। झपकी लेने का मतलब ये नहीं है कि आप आलसी हैं या ज्यादा सो रहे हैं। हमारी बॉडी को बस कुछ देर आराम करने का मौका चाहिए, फिर चाहे वो कुछ मिनटों का ही क्यों ना हो। नासा द्वारा किए गए एक स्टडी से पता चला है कि 26 मिनट की झपकी लेने के बाद एक पायलट की परफॉर्मेंस 34% बढ़ गई थी। एक और स्टडी से पता चला कि 45 मिनट की झपकी लेने वाले स्टूडेंट्स की मेंटल प्रोसेसिंग काफी बढ़ गई थी। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। 1965 में 17 साल के रैंडी गार्नर ने फैसला किया कि वो अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए 11 दिनों तक लगातार जागता रहेगा। उसने इस अद्भुत काम को सिर्फ सच में करके ही नहीं दिखाया, बल्कि उसने उस साल सबसे लंबे समय तक नींद न लेने वाले इंसान के रूप में एक रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इसके बाद
अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान रैंडी बहुत थका हुआ, चिड़चिड़ा और भुलक्कड़ जैसा बर्ताव करने लगा। उसमें अल्जाइमर जैसी बीमारी के लक्षण जैसे भ्रम, पागलपन और मेंटल कंफ्यूजन भी दिखाई देने लगे। रैंडी की बॉडी एक खराब हुई मशीन की तरह काम कर रही थी। अपने एक्सपेरिमेंट के आखिरी दिन उसकी उंगलियां कांपने लगी और वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। पूरी नींद लेना सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी नहीं होता। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद को रिचार्ज करने का। पूरी नींद लेना हर उम्र के इंसान के लिए बहुत जरूरी है। जब आपको एग्जाम के लिए पढ़ने की या किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करने की जरूरत होती है तो आपको बीच बीच में रेस्ट जरूर लेना चाहिए। झपकी लेने का मतलब आलसी होना नहीं होता, बल्कि यह आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये अद्भुत ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और हमें अपने ही ब्रेन के बारे में लाजवाब लर्निंग्स देकर के जाती है। आपने इस बुक में ब्रेन के 6 रूल्स के बारे में सीखा जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ब्रेन रूल नंबर 1 कहता है कि एक्सरसाइज न सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटली फिट रखने में भी आपकी मदद करता है। यह आपको बेहद सुंदर तरीके से बढ़ती उम्र की ओर लेकर जाता है। ब्रेन रूल नंबर 2 ने आपको यह बताया कि समय के साथ आपका ब्रेन भी डेवलप होता रहा है, उसमें कई बदलाव आए हैं। इसने बदलते हुए वातावरण के अनुसार खुद को ढालते हुए आपको जिंदा रखने में मदद की है। ब्रेन रूल नंबर 3 ने आपके अटेंशन में मेमोरी, इंटरेस्ट और अवेयरनेस के प्रभाव के बारे में बताया। हम इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि हमारे कल्चर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और हमारी समझ द्वारा समझा जाता है। ब्रेन रूल नंबर 4 ने आपको यह समझाया कि एक साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद करने के बजाय थोड़ा थोड़ा याद करना ज्यादा असरदार होता है। आपको बीच में ब्रेक लेने की और उस इंफॉर्मेशन को रिपीट करने की जरूरत है ताकि आप उसे याद रख सकें। ब्रेन रूल नंबर 5 ने आपको कंसोलिडेशन के बारे में सिखाया। रिपीट करना और कनेक्ट करना शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदल देता है। ब्रेन रूल नंबर 6 ने आपको याद दिलाया कि नींद लेना कितना जरूरी होता है। यह आपको पहले से ज्यादा स्मार्ट और हेल्दी बनने में मदद करता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। इसे एक्सरसाइज की जरूरत तो है, लेकिन साथ में रेस्ट की भी जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं ये रूल्स आपके माइंड की कैपेसिटी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने वाला एक बेहतरीन सिस्टम है और देखा जाए तो ये अब तक का सबसे बेमिसाल और कॉम्प्लेक्स मशीन है जो कमाल भी करता है और कभी कभी हमें हैरान भी कर देता है। तो इसका अच्छे से ध्यान रखें और इसके अनलिमिटेड पोटेंशियल को अनलॉक करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें यकीन है कि इसकी पावर आपको चकित कर देगी। तो इस बार उम्मीद ही नहीं, विश्वास भी है कि ये ऑडियो बुक समरी आपको जरूर और बेहद पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आपके फीडबैक देकर के आपकी राय जाहिर करें। साथ ही हमें बताएं कि आप किस सब्जेक्ट पर या किस बुक की ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं। इन सारी लर्निंग्स को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें ताकि आपका ब्रेन आपको पावरफुल और चुस्त दुरुस्त बनाए रखे। जल्द ही एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल और सुनते रहिए गीगल को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फाइनली अगर आप इस समरी के एंड तक पहुंच गए हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत लॉन्ग टर्म मेमोरी रूल नंबर 5, रिमेंबर टू रिपीट। जैसा कि नाम से पता चलता है, शॉर्ट टर्म की मेमोरी इतनी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती। साइंटिस्ट एलन बैडले के अनुसार इसमें 3 फैक्टर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। पहला है ऑडिटरी, दूसरा है विजुअल और तीसरा है एग्जीक्यूटिव। शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज्यादा सटीक शब्द वर्किंग मेमोरी है। ऑडिटरी फैक्टर हमारे द्वारा सुने गए शब्दों के लिए दिया गया है। विजुअल फैक्टर उस इमेज के लिए जिम्मेदार है जो हम देखते हैं और हमारे ब्रेन में उसकी पिक्चर बनाते हैं। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव शॉर्ट टर्म मेमोरी में सभी चीजों का ट्रैक बनाए रखता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। मिगेल नजडोर्फ जाने माने चेस प्लेयर थे। जब वे कंपटीशन के लिए अर्जेंटीना में थे तो जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। मिगेल के परिवार को बंदी बनाकर कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। इस उम्मीद के साथ कि वो दोबारा अपने परिवार से मिल पाएंगे, मिगेल ने 11 घंटे में चेस के 45 यानी कि 45 गेम खेले। उन्होंने इसे एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में इस्तेमाल किया था ताकि उनके परिवार का कोई मेंबर उनके बारे में सुनकर उनका पता लगा सके। 11 घंटों तक बिना रुके चेस खेलना अपने आप में हैरान करने वाला था।
लेकिन इसमें एक और दिलचस्प बात थी, जो ये थी कि मिगेल आंखों पर पट्टी बांधकर